हालात जो हैं वो हुकूमत आने के कुछ अरसे बाद किए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है जो एटलीस्ट जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने देखा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के साथ हुआ वो एक महीने के अंदर अंदर ये सवालात सामने आना शुरू हो गए थे। अब हाल ये है कि ऑपोजिशन हुकूमत को याद दिलाती है कि आपकी बुनियादें बहुत कमजोर हैं और हुकूमत ऑपोजिशन को बताती है कि फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन सकता है। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या हुकूमती इत्तेहादी खुश हैं हुकूमत से, चाहे वो हम बात करें चौधरी परवेज इलाही की बात करें, एमक्यूएम के मेयर कराची की बात करें या फिर बात करें मेंगल साहब की, तो क्या हुकूमत के इत्तेहादी हैं, क्या वो उनके साथ हैं, क्या वो तो उनका साथ नहीं छोड़ सकते। और साफ नीयत की बहुत बात की जाती है इस हुकूमत के हवाले से, क्या साफ नीयत नेमुल बदल है ना तजर्बाकारी का। दूसरा हम ये भी बात करेंगे वजीर आजम के दौरे तुर्की जो है वो कितना सूदमंद रहा, इससे पहले जितने भी दौरे वजीर आजम की जानिब से किए गए कितने सूदमंद रहे। क्या इस तरह के दौरों में जो भी इमदाद दी जाती है, कर्जे दिए जाते हैं, क्या हमारी माशी सूरत हाल जो है, बिगड़ती माशी सूरत हाल है, यही उसका हल है। ये हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हैं मियां सैफुर रहमान। बहुत शुक्रिया मियां सैफुर रहमान साहब आपके वक्त का। और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है अफजाल रेहान साहब ने। अफजाल रेहान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अफजाल साहब आपसे ही मैं डिस्कशन का आगाज करना चाहूंगा। क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इत्तेहादी हैं वो कहीं छोड़ने का सोच तो नहीं रहे हैं, जो जिस तरह के बयानात, जिस तरह के अमल उनकी जानिब से सामने आ रहे हैं। थैंक यू जनाब। मैं अर्ज करूं कि सबसे पहले आप देखें, बिलावल ने अभी पिछले दिनों जो कुछ सिंध में हो रहा था आपके इल्म में होगा, इन्होंने कहा कि हम सिंध फतह करने जा रहे हैं। और हुआ क्या हुआ, ये कि शिकार करने आए थे, शिकार होकर चले। इन्हें न सिर्फ कसाई लेना पड़ी उधर से, बल्कि उल्टी गेम बनी कि उन्होंने कहा कि मेरे बेशक आप मजाक उड़ाया गया कि मेरे वालिद साहब अगर कहें तो हम इनकी हुकूमत गिराने की पोजीशन में हैं, हम इनके बंदे में से रास्ता कर रहे हैं। तो ये एक सबूत इस बात का। इसके अलावा आप देखें पीटीआई के तहती तो एक तरफ है, पीटीआई का मुझे अफसोस ये है कि इनके अपनी पार्टी के अंदर इतनी ग्रुपिंग है और इतनी इस तरह की सूरत हाल बनी होती है कि दूसरे जैसे दूसरे की टांग खींचने और उसको डिग्रेड करने के चक्कर में होता है। तो अंदरूनी सियासत बड़ी खतरनाक है और अफसोसनाक है। पाकिस्तान की 70 साल हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि गवर्नमेंट आई हो और उसके 100 दिन पूरे ना हुए हो और उसके जाने की बातें भी शुरू हो जाएं। जी, ये यानी इतनी खौफनाक। आप देखिए पूरा सिस्टम किस तरह सैलाब हुआ पड़ा है। आप किसी बिजनेस वाले से पूछें कि उसके बिजनेस की क्या पोजीशन है। हालत यह है कि यानी आम प्रॉपर्टी ना कोई लेने वाला है, ना कोई खरीदने वाला है, ना बेचने वाला है। आम किसी कारोबार में चले जाए तो ये मुआशी जो बात है उसकी तो ये हालत है। सर मईशत की बात करूंगा, मैं यही सवाल मैं रखता हूं मियां सैफुर रहमान साहब के सामने भी। सैफ साहब आपसे भी यही सवाल सामने रखूंगा। क्या समझते हैं हुकूमत जो है उसके खिलाफ कोई ब्लैकमेलिंग की मुहिम तो नहीं चल रही है, या फिर हुकूमत खुद इस तरह की चीजें चाह रही है? नहीं, मेरा ख्याल है कि अब हुकूमत ने अपने अंदर ही ना कुछ ऐसी उसकी जो कमजोरियां थी वो इतनी नुमाया हो गई हैं कि इब्तदा में देखे ना, इन्होंने अहदाफ मुकर्रर करते वक्त इन्होंने कोई बाकायदा कोई प्लानिंग ना दी, कोई उसकी मनसूबाबंदी नहीं दिखाई दी। जैसे मिसाल के तौर पे अभी हम तुर्की के दौरे पे भी बात करेंगे आगे। तो मैं समझता हूँ कि जब भी कोई वजीर आजम या स्टेट का कोई हेड या गवर्नमेंट का हेड किसी मुल्क का दौरा करता है तो पहले उसके बाकायदा आपके एक्सचेंजेस होते हैं, वहां पे आप थोड़ा सा एक होमवर्क करते हैं, स्पेड वर्क करके जाते हैं। फिर उसके मुताबिक फिर आपको बाकायदा फॉरेन ऑफिस तैयारी करता है, आपने सरबराह ममलिकत की, सरबराह हुकूमत की, फिर जाके वो 90 तुले बयान देते हैं। वजीर खजाना के हवाले से आपको पता है कुछ बयान भी सामने आ रहे हैं, उठा के नहीं चले जाते। बिल्कुल वो ठीक है, दौरों का अपने खैर सगाली का तो हमारे जज्बात मौजूद हैं उन दोनों ममालिक में। अब बात आ जाती है फॉरवर्ड ब्लॉक की या कमजोरी हुकूमत की या स्ट्रेंथ की बात करते हैं। बात यह है जी, हुकूमत की स्ट्रेंथ तो जो है ना जी, एक तो 1 पेज काफी नहीं होता। अब 1 पेज की स्टोरी पुरानी होती जा रही है। ये आप कह दें जी इदारे हमारे साथ खड़े हैं जी, हम मजबूत हैं। इस खुद एतमादी से या जरूरत से जायदर खुद एतमादी जो है ये नुकसानदेह है। आप काम क्या, आप कारकर्दगी की तरफ नहीं फिर जाएंगे, आप सिर्फ उन्हीं सहारों को ढूंढते रह जाएंगे, उन्हीं बैसाखियों को जिनको आप समझते हैं कि उन बैसाखियों के सहारे आप इक़्तिदार में आए। तो ये चीजें मेरा ख्याल है इससे हमें फाउल प्ले बन जाता है। यानी इसमें हम तासुर भी अजीब सा दे रहे हैं और दूसरा लोगों को बता रहे हैं कि अभी भी साफ शफाफ तरीके से मैंडेट के जरिए हुकूमतें नहीं आती इक़्तिदार में, अगर आती हैं तो फिर वो काम नहीं करती।
आपने 22 साल के अंदर सिर्फ सिट इन की बातें की, धरनों की बातें की, और उसमें कोई 3-4 साल लगा देते आखिरी दिनों में, कोई थोड़ा सा मुतबादल मनसूबाबंदी करते, शैडो गवर्नमेंट बनाते, उसमें बकायदा। या सर ये सोच ही नहीं रहे थे कि मुमकिन ही नहीं है कि हम आएंगे। मैं समझता हूँ, मुझे कभी कभी लगता है या तो उनको एतमाद नहीं था इस बात पे, खुद एतमादी नहीं थी, बल्कि अब मैं समझता हूँ कि अब खुद एतमादी का बहुत ज्यादा ज्यादती आ गई है। अब वो समझते हैं कोई बात नहीं, हर मसले को हम हल कर लेंगे। और या फिर इनकी टीम के अंदर जैसे असद उमर पर जरूर से जाहिद निसार था कि वो समझते थे कि ये मैजिक वंडर मैन है, ये आते ही बड़ा कुछ कर लेंगे। जैसे हमारे यहाँ आप देखें जर्नलिज्म में भी होता है, अखबारात में बाज़ का किसी बड़ी ओहदे पे आपने किसी को तैनात करना हो, एडिटर रिपोर्टिंग लगाना हो, एडिटर चीफ रिपोर्टर, तो अखबारात के मालकान या वो मैनेजमेंट होती है वो कहती है ये 10 अखबारों में या चैनल्स में वो फलां साहब हैं, वो इतनी काबिलियत रखते हैं, इतनी अहलियत रखते हैं, उनको ऑफर कर देते हैं, उनको इन्वाइट कर लेते हैं। तो इस तरह होता है कि आपके पास एक बाकायदा लोगों का डेटा, उनका सीवी सामने मौजूद होता है, क्यूरिकुलम। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि क्यूरिकुलम इनका स्टडी नहीं किया गया असद उमर साहब का। असद उमर साहब ने जो दावे किए वो मान लिए गए बड़ी सादा लोही से, और आगे जाके उनसे ना मईशत चल रही है, ना मुल्क का कोई निजाम, ना कोई गवर्नेंस का मॉडल है। आपने ओवर कॉन्फिडेंस की बात की, अफजाल साहब के सामने भी ये सवाल रखता हूं। अफजाल साहब क्या समझते हैं, हुकूमत जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट है और इस ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर वो इस तरह के इकदाम कर रही है? मैं पहली बात अर्ज करूं जी, देखें अभी कल की बात है, इमरान खान ने एक बयान दिया था 2013 के इलेक्शन के बाद। उसमें उसने कहा था खुदा का शुक्र है कि 2013 में हुकूमत नहीं मिली, अगर हुकूमत मिल जाती तो हम इस काबिल नहीं थे कि हम उसको चला पाते। ये रिकॉर्ड पे है, सारे मीडिया में ये बात आई। यानी मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो इन्होंने 13 के इलेक्शन में नाकामी के बाद ये कहा कि अगर हमें मिल जाती तो हम ना चला पाते, मैं 18 के बाद भी वही पोजीशन इनकी देख रहा हूँ। क्या फर्क पड़ा है? तो ये ओवर कॉन्फिडेंस होने से मामला नहीं चलते। असल बात यह कि इन्होंने जो दावे किए थे, जो ऐलानात हुए थे कि जी 100 दिन में आप अब वो भूल गए, अब याद करवाते हैं। आपने तो कहा था 100 दिन में ये कर देंगे, वो कहाँ गई वो सारी की सारी बातें? तो ये ओवर कॉन्फिडेंस हो या जो भी हो, एक बात है कि हमें उंगलियों के इशारे हासिल हैं, फिर उंगलियों के इशारे पे अवाम को किस तरह कर सकोगे? अवाम के मसाइल तो वैसे वैसे पड़े हैं, लोगों की बल्कि दुखों में कितना इजाफा होता है। एक एक पॉइंट को गिनना शुरू करते हैं कि क्या क्या पोजीशन थी हमारी स्टॉक की, कहाँ है हमारे, यानी लोगों आम बंदे का मसला महंगाई होता है, रोटी पानी का मसला होता है। आप देखिए वो कहाँ तक पहुंच चुका है। आप देखिए कि यानी इनके कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही। अभी मियां सैफ साहब जो कह रहे थे, अब इस यानी जाविये से एक एक चीज का जायजा ले लिया जाए। किसी फील्ड में बता रहे हैं कि कामयाबी मिली है। इन्वेस्टमेंट की बात करते थे कि बड़ा से बड़ा सरमाया आएगा, लूट मार करके ले गए हैं 300 अरब रुपए, वो वापस आएंगे। कौन से वापस आए हैं और आगे कौन से आते दिखते हैं? ठीक है, आवाज आ रही है? जी सर यहाँ पे ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत रही है, इससे पहले वो तसादुम की सियासत रही है, लेकिन बात यही थी उस वक्त कि वो अपोजिशन में उस वक्त थे। अब हुकूमत में आगे, लेकिन जो तसादुम की सियासत है वो अभी तक जारी है। क्या समझते हैं आप कि अपने पांव पर कुल्हाड़ा नहीं मार रहे हैं? आप ये बिल्कुल सच्चाई बयान कर रहे हैं। देखिए अभी तक ऐसे लग रहा है कि वो किसी ट्रक पे चढ़े हुए अपोजिशन लीडर का रोल अदा कर रहे हैं। उनको खुद यकीन और एतमाद ही नहीं कि हम हुकूमत में हैं। तो आप उनके मुंह से कई बातें निकल भी जाती हैं कि मुझे बेगम साहबा ने कहा कि आप तो खुद वजीर आजम है। यानी इस हालत में कि सब कुछ मिलने के बावजूद, और मैं वो बात जो अभी कर रहा था, मैं समझा लाइन काट गई उधर। आप देखें इन्होंने कहा जी पैसा वापस आएगा, जो लूटी हुई रकम है वापस आएगी। अब उल्टी इनको जुर्माने पड़ रहे हैं। कौन सी चीज वापस आई है? कितने वादे, कितने दावे थे, सब के सब धरे पड़े हैं। मैं कोई मुखालफाना नहीं बोल रहा, मैं तो एक गैर जानदार यानी एक तजिया के तौर पर बोल रहा हूँ कि ईमानदारी की बात है कि इतनी पसपाई मैंने नहीं देखी किसी बुरी गवर्नमेंट की भी, जो आमरीत के नीचे। अफजाल साहब मेरे साथ रहिएगा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। यहां पर एक और सवाल यह भी उठता है कि मैंडेट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला था वो तो करप्शन के खिलाफ मिला था, और करप्शन के खिलाफ ही वो जो अमल पैरा हैं, करप्शन के खिलाफ इकदाम कर रहे हैं। मईशत के खिलाफ तो उन्होंने कभी मैंडेट लिया ही नहीं था। तो इस हवाले से आपका भी मैं कमेंट जानना चाहूंगा। नाजरीन ब्रेक लेते हैं यहां पर, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस पर भी बात करेंगे और साथ साथ वजीर आजम के दौरे तुर्की के हवाले से भी बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम अवाम में एक बार फिर खुशामदीद। मुझे मोहम्मद कामरान कहते हैं। टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं अफजाल रेहान साहब, जबकि स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मियां सैफुर रहमान साहब। सैफ साहब, आपसे ही दूसरे हिस्से का आगाज करना चाहूंगा। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे करप्शन के हवाले से जो कुछ किया गया, और उसके बाद मईशत के हवाले से बात हो रही थी। लेकिन जो मैंने सवाल उठाया था ब्रेक पर जाने से पहले वो ये था कि जो मैंडेट मिला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो करप्शन के खिलाफ इकदामात के हवाले से मिला था, जिनके खिलाफ वो इकदामात कर रही है। मईशत पे हम जो बहुत सी तनकीद कर रहे हैं या फिर की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पे, कभी भी इस तरह का मैंडेट ना उन्होंने कहा था कि हम मईशत की बहाली करेंगे। उन्होंने तो करप्शन के खिलाफ ही बात की थी और वो कर रहे हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें जी, एक वेव होती है, एक लहर होती है। मैं बाज़ औक़ात तो ये भी है कि जब लोग, जरूरी नहीं कि उनके सिर्फ एंटी करप्शन स्लोगन पे ही आए हैं, उनके साथ मैंडेट जरूरी नहीं इसी बात का मिला हो। हमने तो एक खाम तज्जियाकारों ने वो फिट कर दिया ना उसमें। अच्छा। इसको पजीराई मिली अवाम में, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि लोग समझते थे कि जब भी हम किसी महकमे में काम के लिए जाते हैं तो हमें रिश्वत देनी पड़ती है, पटवारी से लेके ऊपर कमिश्नर तक और हर जगह। फिर आप देखें SDO हजरात हैं, चीफ इंजीनियर्स हैं, आपका बाकी महकमे पुलिस में है, ऊपर से लेके नीचे तक सब करप्शन थी। और लोग करप्शन में समझते थे कि हमारी हक तलफी होती है। वो वाकई उस चीज से लोग बड़े नालान थे और परेशान थे। इसके खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम चली भी और लोग समझते थे, लेकिन लोग किसी की तरफ, निजात दहंदा की तरफ देखते थे। जब इमरान खान ने ये स्लोगन दिया तो लोग उसकी तरफ लपके। उन्होंने समझा कि हाँ, ये बहुत अच्छा फर्द है, और इसने वो अपना, उन्होंने कहा ना, अपने पूरी स्टोरी सुनाई और उस पर ज्यादा जोर दिया कि जी मैंने कितनी मेहनत के साथ, शफाफियत के साथ शौकत खाना बनाया। लोगों ने लब बैक का। ये भी एक चीज है, ठीक है, ये भी एक थीम है, थ्योरी है, और वो चली। लेकिन लोग हमेशा आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, बल्कि ना भी करें तो हुकूमत का काम है लोगों को एक ऐसा साजगार माहौल देना कि उनको रोजगार मुयसर आए, इज्जत के साथ, बाइज्जत, और वो मुस्तकिल रोजगार मिले लोगों को, ना कि ये उनकी दुकानें गिरा दी जाएं, ना कि उनको रोजगार उनका छीन लिया जाए। वो सहमी हुई जो मईशत है वो क्या तरक्की करेगी? यानी अब हर शख्स सहमा हुआ है कि पता नहीं किस वक्त क्या चीज मेरी को आगे मसमार कर दी जाए, अचानक नोटिस आ जाए और बात मेरी सुनी ना जाए। और कई लोगों को जो नौकरियों से, आप देखें हमारे मीडिया में 2-3-4 हज़ार लोग निकल गए, क्योंकि पॉलिसियां ऐसी आई कि जिसमें मीडिया का गला दबाया जा रहा है। तो उसमें फिर यह है कि मालकान जो है वो अपनी तरफ हक बजानब है या नहीं है, लेकिन उनके पास एक उज़र तो आ गया ना जी, ठीक है जी, हम कहाँ से ये सारा इतना खर्चा करें, इतनी आमदनी कैसे हम। मैं यही बात अफजाल साहब के सामने रखना चाहूंगा। अफजाल साहब, ये जो मैंने बात की मैंडेट के हवाले से, एग्री करेंगे आपके जो मैंडेट मिला है वो तो करप्शन के खिलाफ मिला है। अगर माशी इस्लाहात की बात की भी जाए तो चले, हुकूमत को टाइम क्या नहीं देना चाहिए। हुकूमत के नुमाइंदगान से जब बात की जाती है, मैं आपको अपनी बात बताता हूं, हुकूमत के नुमाइंदगान जो हैं वो ये बात करते हैं कि हमारा मैंडेट जो है वो करप्शन के खिलाफ था, हम उसके खिलाफ इकदाम कर रहे हैं, बाकी मईशत की बहाली के लिए हमें कुछ वक्त दिया जाए। तो क्या वो ये बात कहने में हक बजानिब नहीं है कि उनको कुछ वक्त दिया जाए? नहीं, वक्त जरूर दिया जाए। मेरा ख्याल है उनको जितनी अच्छी कामरान साहब अपोजिशन मिली है और जितना वो खुद कह रहे हैं कि हम इनको टाइम देना चाहते हैं, कोई भी इस ताबी में नहीं है कि इनकी हुकूमत गिराई जाए। लेकिन सवाल आपका बड़ा अच्छा है कि मैंडेट उनको मिला था करप्शन के खिलाफ। मैंडेट ये मिला था कि हम लूटी हुई दौलत मुल्क में लाएंगे। मुझे ये मालूम करना है कि कितनी दौलत है जो अब तक वापस लाए हैं, और क्या आगे कुछ दिखता है कि कोई दौलत वापस आएगी? इसका जवाब किसी भी तज्जियाकार से पूछें, कोई भी दानिशवर बता सकता है कि ऐसी कोई बात दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती, ना कोई है। उल्टी इनको महंगे वो सारा करने के खर्चे पड़ रहे हैं। कोई दौलत आने का अगले दिन क्या है कि एक इनके वजीर साहब थे जो कहते थे कि अगले दिन जो इमरान खान वजीर आजम आएगा तो 1 अरब डॉलर उनके मुंह पे मारेंगे। दूसरे दिन दूसरे के 100 अरब डॉलर मुंह पे। वो कहां चले गए? वो कहां से आने हैं? किसके मुंह पे मारते थे? ये सब बातें क्यों अब ऐसा लगता है जैसे वो बातें की नहीं थी, हमने भूल गए। लेकिन मीडिया इतना तेज है आजकल, हर चीज रिकॉर्डिंग में मौजूद है। निकाली जाए, यकीन जाने आप कामरान साहब अगर ये दिखाने लगे तो इनकी इतने झूठ सामने आएंगे कि दावे क्या थे और कर क्या रहे हैं। लेकिन सर उनसे जब ये बातें करते हैं ना सर, मैं आपको उनका एक और लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट, वो ये कहते हैं कि ये जो बाकी चीजें थी ये सियासी नारा थी। सियासी चीजें सियासी लोगों के लिए और होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे हम और चीजें कर रहे हैं। वो हमने सियासी बातें की थी, ठीक है, हर कोई करता है। इससे पहले, हमसे पहले जो सियासतदान आए थे उन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी जिन पे उन्होंने अमल नहीं किया है। हमने भी कर दी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है?
नहीं जी, पहली बात क्रेडिबिलिटी, इसका मतलब आपने ऐलान कर दिया कि जब वो क्रेडिबिलिटी यू टर्न अब जैसा वो यू टर्न पे जब बात कर देते हैं फिर तो बात ही खत्म हो जाती है ना क्रेडिबिलिटी की। तो बात खत्म, चलें जी हम छोड़ देते हैं इस बात को। वो यू टर्न के चूंकि किंग हैं, उन्होंने कह दिया जी हमने यू टर्न लेने वाला ही बड़ा लीडर होता है। हाँ जी जी मान लिया, सबको वो हिटलर से भी बड़े लीडर माशाल्लाह हो गए। लेकिन अगली बात पे आए, उन्होंने फिर डिलीवर क्या करना है, कर क्या रहे हैं कुछ। जब ये पूछा जाता है कि इकोनॉमी को क्या ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं, उधर से दूसरी साइड पे हो जाते हैं। अगर कुछ ना कुछ आउटपुट कौम का हक बनता है कि नहीं बनता कि उनको भी मिले, कोई ना कोई फायदा, कोई अवाम को क्या रेमेडी मिल रही है, कोई चीज कुछ तो बैठ के करना है। कि सिर्फ मेरा तो यह ख्याल है कि इनका एक मिशन था कि हमने वज़ारत उज़्मा हासिल करनी है, बल्ले बल्ले होगी, इमरान का वज़ीर आज़म बन गया, पार्टी को भी मिल गई, ओहदे मिल गए, अब उसको कुछ देर मेंटेन रखना है। इसके अलावा ना कोई मिशन था, ना कोई ज़ौक़ था, ना कोई दिलचस्पी थी, ना कोई अवाम की हमदर्दी थी। तो ओहदों के साथ यानी अवाम कितनी देर खुश रहेंगे कि बड़ा जी माशाल्लाह हमारा वो चार्मिंग किस्म का वज़ीर आज़म आ गया है। ये चीजें नहीं चलती। अवाम के दुख बहुत ज्यादा हैं, यहाँ गुर्बत इतनी है, बेरोजगारी है, लोग बीमार हैं, इलाज नहीं मिलता, जहालत है, एजुकेशन नहीं है, कितने मसाइल हैं लोगों के। अदालतों में जाके देखें, जज साहब तो खैर और चीजों में भाग रहे होते हैं, लेकिन कभी आपका चक्कर लगा कामरान सब कचहरियों में क्या हालात है, लोग किस तरह रुल रहे होते हैं वहां पे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर वो एक कहता ना कि किसी को बददुआ देनी हो तो उनको कहे कि तुम्हें अल्लाह ताला वकील के मथे डाले, या फिर बात की जाती है कि पुलिस के हवाले से। एनी हाउ सर हमारे साथ रहिएगा। अफजाल साहब, सैफ साहब, आपसे आपके सामने भी सवाल ये रखता हूँ, क्या समझते हैं आपके हुकूमत जो है वो इमेच्योरिटी का मुजाहिरा कर रही है या फिर कंफ्यूज है? नहीं, दोनों चीजें हैं। देखें, अभी बड़ी अच्छी बात की अफजाल साहब ने, मैं समझा उन्होंने कहा जी बल्ले को बल्ले बल्ले हो गई यानी तो तभी लोगों ने बल्ले को वोट दे दिया। नहीं देखें, गवर्नेंस जो है ना जी, वो एक संजीदा मसला है। वो एक बड़ी चैलेंजेस का एक पैकेज होता है पूरा। गवर्नेंस में आप नारेबाजी पे सिर्फ इत्तफा नहीं कर सकते, आपको ठोस काम करने पड़ते हैं, आपको मुतबादल मनसूबाबंदी अपनी ऑपोजिशन के जो दौरान आपको बनानी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है। और देखें दुनिया भर में जितने भी मॉडल्स हैं गवर्नेंस के, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के, मसलन रिपब्लिकन है अमेरिका में, डेमोक्रेट्स हैं, इधर टोरीज हैं, इधर आप चले जाएं बरतानिया में, एक पार्टी जब जाती है तो दूसरी पार्टी जब इक़्तिदार में आती है तो पहले दिन ही से काम शुरू कर देती है, क्योंकि काम की उन्होंने तैयारी की होती है। आपने अदरवाइज देखा है, बिल्कुल अफजाल साहब की बात सही है कि आपने अदरवाइज करना क्या है। गवर्नेंस में आगे सिर्फ आपने बल्ले बल्ले तो नहीं करानी, आपके पास एक संजीदा मसाइल हैं लोगों के सामने, आपके पास फीडबैक आया होता है, आपका लोगों की नब्ज पे हाथ होता है। दूसरा आपने कहा जी अभी इन्होंने हमें कहते हैं हुकूमती जो जमा है वो कहते हैं जनाब देखिए उन्होंने भी तो ये किया था। तो डू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। सही। अगर माजी में किसी ने गलती किया तो मैं उस गलती का इरादा करके अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक। तो ये बिल्कुल ये चीजें नहीं चलेंगी, बिल्कुल संजीदा काम है। अब सर एक और टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं सर। अब जो महाजराई हो रही है, एक तरफ तो माशी हमें मुश्किलात का सामना है, दूसरी तरफ जो हमारी जो ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान जो महाजराई, आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट ने खुद ही एक और अपने पांव पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली है? क्या मुल्क इस वक्त जो सूरत हाल है वो किसी भी किस्म की सियासी महाजराई का मुतहम्मिल हो सकता है? देखिए उनका मिजाज ही मसमारियों वाला है, डिमोलिशन वाला। वो कहते हैं हुकूमत डिमोलिश कर दें, दुकानें डिमोलिश कर दें, तजावजात कर दें, थड़े डिमोलिश कर दें। तो इस तरह अगर सिंध में कोई बैठी हुकूमत मैंडेट लेके बैठी है अवाम का, तो फिर उसको भी डिमोलिश कर दें। तो ये चीज़ें जो है ना, डिमोलिशन नहीं है। जो पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेसी जो है वो एडजस्टमेंट्स का नाम है, सबको साथ लेके चलने का नाम है। सही। ये इस वक्त बहुत बड़ा कुल्हाड़ा अपने पाँव पे मार रहे हैं, बल्कि पूरी जमहूरी निज़ाम पे मार रहे हैं वो। क्योंकि अगर आप महाजराई की सियासत खेलेंगे, पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा, इंतकाम की करेंगे, तो उसके जवाब में इंतकाम ही आएगा, उसके जवाब में महाजराई आएगी। अगर आप वहाँ को फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेंगे, जो वैसे ही बहुत नामुमकिन सा दिखाई देता है, आपको 49 कम से कम पार्लियामेंटेरियंस की वहाँ सूबाई जो है अरकान की जरूरत है, जो वहाँ पे अक्सरियत में पीपल्स पार्टी बैठी है और उनका पॉपुलर वोट भी नीचे तक है, उनका रूट्स है नीचे तक। वो आप कल को उन रिजेंटमेंट्स को अगर ज्यादा उभारेंगे तो आपके दुश्मन तो पहले ये थीम्स लेके बैठे हुए हैं जी, मुल्क के अंदर बदअमनी है पाकिस्तान में, तो इसको हमने 2 लख्त करने हैं और मजीद इसके टुकड़े करने हैं। तो वो तो आपके अंदर कोई ऐसी तहरीक पैदा कर देंगे। चलो भले वो तहरीक हमारी फोर्सेस दबा भी दें, लेकिन वक्त के साथ आपने रिजेंटमेंट्स को कम करना है, मुखालफतों को दुश्मनियों में नहीं बदलना। और फिर ऐसी क्या जज्बाती है, आपके पास वफाक की इतनी बड़ी मैंडेट है 5 साल का, आपके पास
पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब है और जगह पे भी आपकी नुमाइंदगी है, खैबर पख्तूनख्वा में है, यहाँ काम करके दिखाएं, बिस्मिल्लाह आगे बढ़े, काम करें, काम के जरिए इज्जत पाएं। फोकस आपको लगता है कि इनका और तरफ जा रहा है? फोकस और तरफ है। अफजाल साहब, आपके सामने भी यही सवाल रखूंगा, क्या समझते हैं आप? एक तो यही बात पूछना चाहूंगा, ये जो फोकस है तहरीक इंसाफ का, वो क्या आपको भी लगता है कि वो मुख्तलिफ तरफ जा रहा है? और क्या समझते हैं क्यों सियासी महाज़रात की तरफ पीटीआई की गवर्नमेंट जाना चाह रही है? देखें कामरान जी, पहली बात, अभी आपको याद होगा थोड़े दिन पहले की बात है, एक ऐसे तूफान आ गया था कि हम सिंध गवर्नमेंट को गिराने जा रहे हैं, गवर्नर राज लग रहा है जी, वो जी हमारे फवाद चौधरी साहब भी जा रहे हैं कराची में, हम लोगों को तोड़ रहे हैं, हो रही है लंबी चौड़ी, ऐसे अखबारों में आप देखें उन दिनों ऐसे तो हो गया था, पता नहीं, ये शुक्रगुजार हो हमारी जुडिशरी के, उन्होंने बड़ी मेहरबानी फरमाई कि वो 172 लोग जिन्होंने, आपको मालूम है, कैबिनेट में मंजूर कर दिया कि ईसीएल में नाम डाल दिए गए हैं, हम ये करने जा रहे हैं जी जी, उन्होंने कुछ अब तो उस पे कमेटी बन गई जी, क्या कर रहे हो, उसकी वजह से उनको, आपको पता है कैबिनेट में वो वापस उस पे कमेटी, सब कमेटी बना के तो वापस देनी पड़ी वो चीज कि हम, अच्छा, यानी उन्होंने कहा कि ये जितना तुम लोग ये पत्थर उठा रहे हो इस काबिल नहीं उठाने के, तुम्हारी सारी अपोजिशन तुम्हारे खिलाफ इकट्ठी होके तो यकबारगी जब हो जाएगी तुम्हारे लिए मसाइल इतने बन जाएंगे, पहले ही बुरी हालात हैं, किया कुछ है नहीं, वादे लंबे चौड़े हैं, तो इन हालात में ये सारे सिनेरियो में अब देखें कि इनके लिए चीफ का बोलना तो बायसे रहमत साबित हुआ है, शुक्रगुजार हो उनके। बाकी रह गया इनका अपना किया धरा, वो आपके सामने, यानी अब इस वक्त यकीन जाने सबसे बड़ा उनके सामने क्वेश्चन ये है कि आउटपुट क्या दे रहे हैं अवाम को। अवाम अपने मुतालबे लेके खड़े हैं कि भाई हाँ, बाकी जो बातें भी आपकी हैं, जो नारे भी, हम सब भूल जाते हैं, हमारे लिए कर क्या रहे हो, तो इनके पास देने को कुछ अभी तक कुछ दिया तो आप बताएं। ठीक, अवाम को मतलब जो, बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया। मियां साहब, मैं अब चाहूंगा कि हम दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ें, वजीर आजम के दौरे तुर्की पे भी बात कर लेते हैं। कैसे समझते हैं इस दौरे तुर्की को? गो के वजीर आजम पाकिस्तान ने शुरू में तो वादे किए थे कि वो कम से कम बैरूनी दौरे करेंगे, कितना सूदमंद देखते हैं इस दौरे को आप? देखें पाकिस्तान और तुर्की के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हम उनके मीडिया के लोगों से भी इंटरेक्ट करते हैं, वो इधर आते हैं, हमारे वफूद वहाँ जाते हैं, उनके लोगों के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इस वजीर आजम ने ये अच्छा इंतखाब किया कि एक ऐसे मुल्क का इंतखाब किया जहां हमारी गुडविल पहले से मौजूद है। लेकिन बात फिर वही आ रही है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि हुकूमतों के माबैन जब कोई मुआहदे होते हैं या जहां कहीं भी आप कोई अमदाद के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए बात करने जाते हैं, तो आप पहले अपने आप को एक क्वालिफाइंग पोजीशन में लेके आते हैं। आप फिर वहां जाके कि एक इस तरह का आप डेलीगेशन लेके जाते हैं और वफूद का तबादला वज़रा आज़म और सदूर जो होते हैं उनकी विजिट से, दौरों से पहले होते हैं, जिसमें जाके वो बताते हैं कि जी हमारा ये पैकेज है, हमारी सरमायाकारी है, माजी में तुर्की ने ये सरमायाकारी की और हमने ये बेनिफिट्स दिए। तो इस तरह हम मिलके आपस में, और फिर हम एक दोस्त ममालिक हैं और भाईचारा है हमारा आपस में, यहाँ पे अगर काम करें तो ये एरियाज हैं जिनमें तोसी हो सकती है। जैसे इमरान खान खुद वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जी दौलत बढ़ाने से गुर्बत का खात्मा होगा। तो दौलत बढ़ाने के लिए एक आपको बाकायदा एक मनसूबा बनाने पड़ते हैं, प्रपोजल देने पड़ते हैं संजीदा, तो सामने रखे जाएंगे। खैर सगाली के तौर पे तो ठीक है, दौरा जो है वहाँ कोई ना कोई आपको खैर सगाली मिलेगी, अच्छे जज्बात मिलेंगे, लेकिन अगर आप कोई इस तरह की ठोस स्कीम लेके जाएं कि जिसमें सरमायाकारी आए और उनको बताएं जी पाकिस्तान क्वालिफाई करता है, हम एक बड़ी अच्छी इकोनॉमिक डेस्टिनेशन है, हमारे यहाँ अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो माजी की इन्वेस्टमेंट से बेहतर आपको सूदमंद मिलेगा, हम ईज ऑफ बिजनेस ये कर रहे हैं, हम ये। सर आप क्या समझते हैं कि हम लोग तो वहां पे लाइक आई नो दैट के चाइना के दौरे में हमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी आएगी, कर्जों की सूरत में ना सही, लेकिन बाकायदा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी, इन्वेस्टर्स को भी पाकिस्तान में आने का कहा जा रहा है। लेकिन अगेन बात वही आती है, क्या ये दौरे, इस तरह के दौरे जो हैं वो हमारी माशी जो सूरत हाल है उसका हल है? नहीं, देखें मुआशी सूरत हाल तो एक बड़ा पैकेज है जी, इसको हल करना, उसमें बैरूनी सरमायाकारी का भी दखल है, लेकिन आपने अपने मुल्क के अंदर जो आपकी वर्क फोर्स है उसको मुतहरक करना है, आपने कई एडजस्टमेंट्स करनी है। पूरा ढांचा जो आपके पास ब्यूरोक्रेसी का, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स के मौजूद हैं, उसके लिए आपने क्या इकदाम किए हैं, क्या पॉलिसियां बनाई हैं, कहीं पे टैक्स हॉलीडे दी है, कहीं पे कोई सनतकारी के लिए कोई आपने इंसेंटिव्स दिए हैं, कहीं पे इकोनॉमिक जोन्स की जब माजी में बात होती थी, सी पैक के ऊपर कई बनने थे, क्या उसके बारे में कोई बात हुई? आप तो आते ही सी पैक को पहले रगेदना शुरू कर दिया आपने, फिर चीन के वजीर खारजा यहाँ तशरीफ लाए, उन्होंने कहा जी 19 अरब डॉलर तो हम लगा चुके हैं, बाकी भी आपको 30-40 अरब डॉलर इसमें आना है, भले वो थोड़ा टाइम फ्रेम का मसला है,
लेकिन ये तो नहीं कि पाइपलाइन में चीजें चल रही हैं। और उसके बारे में 2 सुफरा जो है वजीर चीन के मौजूदा सफीर और इनसे पहले जो मेरे दफ्तर भी तशरीफ लाए थे, मिस्टर सन विडोंग, मैंने उनसे बराह रास्त पूछा कि एक्सीलेंसी हमें बताएं कि ये कर्जा है या सरमायाकारी है। तो उन दोनों सुफरा ने मुझे ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि जी ये हमारी इन्वेस्टमेंट जो है ये 90% से ज्यादा सरमायाकारी है। ओके। और वो बड़ी आसान शराइत पे है। तो हमारा एक्सिम बैंक ने हमारे सरमायाकारों को पैसा दिया है, चीन के एक्सिम बैंक ने, और उन्होंने आगे आगे सरमायाकारी की है। तो एक आपके पास पैकेज जो मौजूद है, और फिर तुर्की के साथ भी हमारे मुआहदे माजी की हुकूमत ने बड़े किए। यहाँ पे अल बैराक का काम हुआ, यहाँ पे आपने देखो मेट्रो चली, और भी वेस्ट मैनेजमेंट में भी काम हुआ। तो वो ऑलरेडी वहाँ की तुर्की की सरमायाकारी यहाँ मौजूद है। आपने यहाँ से उस स्टेप से आगे बढ़ना है। अब वो आप कितना संजीदा प्लान लेके गए हैं, सिर्फ महज आगे आप अच्छी सूरत दिखा गए या अच्छी गुफ्तगू करके, लेकिन अफसोसनाक बात यह कि वहां भी इन्होंने 1-2 अल्फाज करप्शन के भी कह दिए। बिल्कुल। लेकिन ये देखिए हम अपना सर मेरा ये पहले भी सवाल किया था कि आप किसी और मुल्क में जाके खुद कहेंगे कि हमारे मुल्क में करप्शन बहुत है, तो इन्वेस्टर्स कैसे आएंगे? में बैठ के कह दें कि जी हम करप्ट हैं या फलां हैं, तो मैं बड़ी सख्ती करूंगा। सही। मैं तुर्की में जाके, सऊदी अरब में जाके, मलेशिया में जाके इन्वेस्टर्स को किस मुंह से कहेंगे आप हमारे मुल्क में आके इन्वेस्ट करें? अफजाल साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अफजाल साहब, आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा, कैसे देखते हैं वजीर आजम के दौरा तुर्की को आप? क्या इस तरह के दौरे जो है माशी हमारी जो जितने भी मसले मसाइल हैं उनका हल हो सकते हैं? दूसरा आपके सामने यह भी सवाल रखना चाहूंगा, इन्वेस्टर्स की बात कर रहे थे, इन्वेस्टर आते भी हैं, जब वो हमारे मुल्क के अंदर बिजली का बहरान होगा, गैस का बहरान होगा, जो अपने इन्वेस्टर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो ना खुश होंगे हुकूमत की पॉलिसी से, तो जो दूसरे मुल्क के इन्वेस्टर्स होंगे उनको हम किस तरह अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट के लिए राजी करेंगे? जी कामरान, पहले सवाल पे पहले आऊं। पहली बात तो यह कि देखें, पाकिस्तान और तुर्की के जो रिलेशन है इनकी एक तवील हिस्ट्री है, और मेरा ख्याल है तुर्की वाहद मुल्क है जहां सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों की इज्जत की जाती है और इज्जत से पेश आते हैं वो। और ये एक मतलब माजी करीब को भी देखें तो बहुत अच्छा रहा। ये शहबाज शरीफ के दौर में भी आपको पता है, ये पंजाब में भी काफी प्रोजेक्ट बने। तो ये अच्छा, इस दौरे में 2-3 चीजें बड़ी दिलचस्प हैं। पहली बात तो ये है कि आपको याद होगा कि ये अफगान साहब जब आए थे पाकिस्तान, तो इमरान खान ने बड़ा जोर शोर से कहा था, हमने जब उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब करना था मुश्तरका इजलास से, या इन्होंने इमरान खान ने जोश से आके कह दिया हमने इसका बाईकाट करना है। और मेरा ख्याल है कि उसका बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ा था। बेशक ये इंटरनेशनल रिलेशन में मैं मानता हूँ ये चीजें इतनी नहीं, लेकिन उनके साथ कैसे नहीं होते। आपने, मेरी बात अगर गलत है तो आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें मुलाकात की, जो जब हुई जिस तरह बेताल्लुक सी मुलाकात लग रही है। मैं यानी कौमों के जो रिलेशन है वो लीडरों की वजह से खराब हो तो कितनी बुरी बात है। और तुर्की के साथ हमारे सिर्फ हुकूमती लेवल के रिलेशन नहीं है, वो कौम से कौम के रिलेशन है, वहाँ पीपल टू पीपल रिलेशन है। और इसको हमें इस्तेमाल करके अपने इन्वेस्टमेंट के लिए फायदा लेना चाहिए था। हमने क्या किया कि एक तरफ अभी जैसे वो मियां साहब भी कह रहे थे, आपने भी जिक्र किया करप्शन, यानी जब आप एक तरफ जाके कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करें हमारे मुल्क में आके, साथ ही कह रहे हैं हम बड़े करप्ट लोग हैं, हमने अपने लीडरों को जेलों में डाल दिया जो पिछले थे, तो भाई आप कौन से मक्के मदीने से आए हुए हैं लोग? ये फौरन क्वेश्चन पैदा होगा कि आप लोग अगर इतने हैं, यानी ये चीजें ऐसी हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे बैरूनी दौरों में जाके आप इन्वेस्टमेंट भी मांग रहे हो, साथ अपनी बदकोइयां भी कर रहे हो, चुगलियां भी लगा रहे हो, मनफी बातें भी कर रहे हो। और फिर अभी बिल्कुल आपने सही बात कही कि बिजली गैस के बहरान जिस तरह अभी देखें ये काफी हद तक काबू पाया था, लानतें डाल के कर के बुरा कह के हालत ये थी कि जो बेहतरी आई थी, अभी इन दिनों जो हालात बने, मैं लाहौर में बैठा हूँ, लोग मुझे जो मिल रहे हैं कह रहे हैं बिजली का बड़ा बुरा हाल है, सर्दी के मौसम में ये, यानी आप एक एक चीज का जिस लेवल से भी देखें, जिस जाविये से देखें, ये इन्वेस्टमेंट वाले असलूब नहीं है। इन्वेस्टमेंट देखें एक नाजुक हसास मामला होता है। जो शख्स इन्वेस्ट करने जाता है वो इसलिए नहीं जाता कि अपनी रकम कमाए या मुसीबतों में पड़े, वो इसलिए चाहता है कि मैं वहां कमा के कुछ लाऊं। यहाँ हालत यह है कि जैसे आप भी कह रहे थे, पाकिस्तान का अपना जो सरमाया कर है, जिनके पास पैसा है वो लगाने को तैयार नहीं हो रहा, वो भी खर्चा, क्योंकि ठीक है अफजाल साहब, आपका पॉइंट आ गया। मुझे सर क्लोजिंग कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया अफजाल रेहान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और मियां सैफुर रहमान साहब आपका ही बहुत शुक्रिया। करक्स आज के प्रोग्राम का यही है कि हुकूमत को अपनी जो स्ट्रेटजी है उस पर रीथिंक करने की जरूरत है। इसके साथ ही नाज़रीन, मुझे